प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 देशों की यात्रा पर आज सुबह नई दिल्ली से रवाना हुए। पीएम 7 दिन के विदेश दौरे पर आयरलैंड और अमेरिका की यात्रा पर हैं। दौरे के पहले पड़ाव में प्रधानमंत्री आयरलैंड जाएंगे। इसके बाद 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र की मेजबानी वाले सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन 25 से 27 सितंबर तक आयोजित होगा। इस सम्मेलन में 150 से ज्यादा देश के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान पीएम मोदी सैन फ्रांसिस्को का भी दौरा करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाने से पहले आज आयरलैंड जाएंगे। ये किसी भी भारतीय पीएम का 60 साल में पहला आयरलैंड दौरा है। मोदी आज सुबह डबलिन के लिए रवाना हुए। इस दौरान वो अपने आयरिश समकक्ष एंडा कैनी से मुलाकात करेंगे। इससे पहले 1965 में पंडित जवाहरलाल नेहरू आयरलैंड गए थे। अपने इस एक दिन के दौरे पर मोदी डबलिन में भारतीयों से भी मिलेंगे। मोदी ने फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि हमें आने वाले वर्षों में आयरलैंड से आर्थिक संबंधों के मजबूत होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ एक ही होटल में रुकने वाले हैं। हालांकि दोनों की मुलाकात की कोई संभावना नहीं है। रूस के उफा में हुई मुलाकात के बाद पीएम मोदी और पाक पीएम एक बार फिर आमने सामने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति ने अमेरिकी कंपनी बोइंग से 22 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों और 15 चिनूक हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टरों के लिए $2.5 अरब के सौदे को मंजूरी दे दी है। अपाचे हेलीकॉप्टर बहुभूमिका वाले युद्धक हेलीकॉप्टरों में से एक है। इनमें हर मौसम में रात में हमला करने की क्षमता है। दोनों ही हेलीकॉप्टरों का उपयोग अफगानिस्तान और इराक में किया गया है। रूस ने अपने Mi-28 एंड नाइट हंटर और Mi-26 हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर की पेशकश की थी, लेकिन अमेरिकी हेलीकॉप्टरों ने बाजी मार ली। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी अमेरिकी दौरे पर हैं। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी की यात्रा निजी है, लेकिन राहुल के विदेश घूमने की खबरें आने के बाद कांग्रेस की तरफ से सफाई आने में भी देर नहीं हुई। कांग्रेस दफ्तर ने ट्वीट कर कहा है कि राहुल गांधी अमेरिका में एक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए विदेश गए हैं। कांग्रेस दफ्तर की ओर से ये भी कहा गया है कि वो राहुल की यात्रा से जुड़ी बाकी तमाम अफवाहों को खारिज करते हैं। बिहार चुनाव पर बीजेपी ने रणनीति बना ली है। पार्टी ने प्रचार के लिए पूरी रूपरेखा तैयार की है। हर विधानसभा क्षेत्र पर पार्टी के स्टार प्रचारकों से प्रचार कराया जाएगा। पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी फाइनल कर ली है। पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों के बीच प्रचार करेंगे। इंडिया टुडे टेलीविजन के स्टिंग ऑपरेशन में उन हवाला लीडर्स का खुलासा हुआ है जो बिहार में विधानसभा चुनाव के माहौल में पैसे भेज रहे हैं। ये पैसे नेताओं में बांटे जा रहे हैं। डीलर ने खुलासा किया है कि बिहार में देश के हर हिस्से से किश्तों में पैसा भेजा जा रहा है। खबर दिखाए जाने के बाद चुनाव आयोग ने जांच के आदेश दिए हैं। हार्दिक पटेल बिहार में बीजेपी के खिलाफ चुनाव प्रचार करने आ रहे हैं। वे महागठबंधन के लिए बिहार में 4 बड़ी रैलियां करेंगे। 29 तारीख को बिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। हार्दिक पटेल गुजरात में पटेल आरक्षण का झंडा उठाए हुए हैं। भूमि अधिग्रहण नीति पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने तीखा हमला किया है। वेंकैया नायडू ने आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस उपाध्यक्ष कह रहे हैं कि वो किसानों की 1 इंच जमीन नहीं अधिग्रहित करने देंगे। हालांकि कांग्रेस जब सरकार में थी तो कई लाख एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई थी। हरियाणा, आंध्र प्रदेश का उदाहरण हमारे सामने है। वेंकैया नायडू ने कहा कि प्रधानमंत्री को कांग्रेस उपाध्यक्ष के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। दिल्ली में औरंगजेब रोड का नाम बदलने के बाद विश्व हिंदू परिषद ने मुगल बादशाहों के नाम पर रखे गए सभी सड़कों के नाम बदलने की मांग रखी है। खबर है कि वीएचपी नेताओं के साथ साथ बीजेपी के नेता भी इस मांग का समर्थन कर रहे हैं। बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर शाहजहां रोड का नाम बिहार के दशरथ मांझी के नाम पर रखने की मांग की है। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती की गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है। दिल्ली पुलिस सोमनाथ भारती के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। मंगलवार को सोमनाथ भारती के घर और दफ्तर पर भी छापेमारी की गई, लेकिन भारती पुलिस से छुपते घूम रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने सोमनाथ भारती के भाई और उनकी बहन से भी मुलाकात की। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद सोमनाथ भारती अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं।
दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को सोमनाथ भारती की जमानत पर फैसला सुनाते हुए तल्ख टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि कोर्ट का संरक्षण मिलने के बाद रात के 2 बजे थाने पहुंचकर पुलिस को बयान रिकॉर्ड करने के लिए कहना संरक्षण का गलत इस्तेमाल है। विधायक होने के नाते सोमनाथ की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, जिसे वो नहीं निभा रहे। वहीं कोर्ट ने ये भी कहा कि सोमनाथ पर दर्ज मामला बेहद गंभीर है, इसलिए सोमनाथ भारती को जमानत नहीं दी जा सकती। कोर्ट से कड़ी फटकार के बावजूद सोमनाथ भारती के तेवर नहीं बदले हैं। आज तक से बात करते हुए सोमनाथ भारती ने कहा है कि मैं पुलिस के सामने सरेंडर नहीं करूंगा। सोमनाथ भारती ने कहा है कि वो जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। भारती ने एक बार फिर दोहराया कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश हो रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल के तेवर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद नरम पड़े हैं। केजरीवाल ने पीएम को चिट्ठी लिखकर कहा है कि दिल्ली की भलाई के लिए ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसे सुलझाया ना जा सके। लेकिन चिट्ठी में केजरीवाल एक बार फिर एलजी की अफसरों को चिट्ठी से लेकर एसीबी को लेकर अपनी शिकायतों तक तमाम बातें दोहराना नहीं भूले। दिल्ली में एंटी करप्शन ब्यूरो के चीफ की नियुक्ति की लड़ाई का फैसला आज दिल्ली हाई कोर्ट में होगा। दिल्ली सरकार ने एमके मीणा की नियुक्ति को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट में आज दिल्ली सरकार की भूमि परीक्षा भी है। सर्किल रेट बदलने के दिल्ली सरकार के फैसलों को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि जमीन दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र के अंदर नहीं आती। सीएनजी फिटनेस घोटाले की जांच के लिए दिल्ली सरकार ने जिस एसएन अग्रवाल न्यायिक आयोग का गठन किया था, उसकी वैधानिकता की जांच आज हाईकोर्ट करेगा। एलजी ने कोर्ट में आयोग को चुनौती देते हुए कहा है कि दिल्ली सरकार को आयोग के गठन का अधिकार नहीं है। इसी आयोग ने एसीबी चीफ मीणा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। हालांकि हाईकोर्ट ने वारंट पर रोक लगा दी थी। इस रोक की मियाद भी आज खत्म हो रही है। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद डेंगू पर लगाम नहीं लग पा रही है। राजधानी में इस साल डेंगू से मरने वालों की गिनती 25 तक पहुंच गई है, जबकि डेंगू की गिरफ्त में आने वाले लोगों की गिनती करीब 4000 हो गई है। एलजी नजीब जंग ने लोगों से अपील की है कि दिल्ली के तमाम महकमे मिलकर दिल्ली को डेंगू की गिरफ्त से बाहर निकालने के लिए काम करें। पीएम को केजरीवाल की चिट्ठी के सामने आने के बाद कांग्रेस ने भी केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अजय माकन ने कहा है कि दिल्ली सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा का बजट बढ़ाने की बात करती है, लेकिन वक्त पर पैसा न देने की वजह से दिल्ली में डेंगू से लोग मर रहे हैं। तो पैसा न देने की वजह से ही 4 लाख बच्चों को किताबें नहीं मिली, जिसके लिए मानवाधिकार आयोग ने नोटिस भेजा है। देशद्रोह पर बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने महाराष्ट्र सरकार नया सर्कुलर पेश करेगी। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक सर्कुलर मराठी भाषा में होने की वजह से उसकी व्याख्या गलत हो रही है। देशद्रोह वाले सर्कुलर के खिलाफ अपील करने वाले असीम त्रिवेदी पर भी बॉम्बे हाईकोर्ट ने कार्रवाई न करने का आदेश मांगा है और इस मामले में राज्य सरकार से 20 दिन के अंदर जवाब मांगा है। पानसरे मर्डर केस के आरोपी समीर गायकवाड़ की आज कोर्ट में पेशी है। इस बीच कर्नाटक पुलिस को शक है कि कलबुर्गी मर्डर केस में भी समीर गायकवाड़ का हाथ हो सकता है। कर्नाटक पुलिस ने सांगली में समीर गायकवाड़ से पूछताछ की है। माना जा रहा है कि कर्नाटक पुलिस भी समीर गायकवाड़ की कस्टडी की मांग कर सकती है। सनातन संस्था ने समीर गायकवाड़ के निशाने पर पत्रकार निखिल वागले के होने से जुड़ी खबरों पर बोलते हुए कहा है कि पत्रकार निखिल वागले को धमकाने की खबरें पूरी तरह से गलत हैं। उल्टा संस्था ने कहा है कि वागले ने पब्लिसिटी पाने के लिए धमकी मिलने के आरोप लगाए हैं। एफटीआई विवाद सुलझने के आसार बनते दिख रहे हैं। एफटीआई चेयरमैन के पद पर गजेंद्र चौहान की नियुक्ति का विरोध कर रहे हड़ताली छात्र सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों से मिलने के लिए तैयार हो गए हैं। दोनों पक्षों के बीच में आज विवाद पर बातचीत होगी। बातचीत अगर सही दिशा में जाती है तो विवाद का निपटारा हो सकता है। महाराष्ट्र पुलिस के 3 पुलिस वालों पर 2 ठगों के साथ मिलकर एक बिजनेसमैन को लूटने का आरोप लगा है। फिलहाल पुलिस वालों का ट्रांसफर कर मामले की विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। तीनों आरोपी पुलिस वाले महाराष्ट्र एटीएस में काम करते हैं। दोनों आरोपी ठग ब्रोकर बनकर गाजियाबाद के कारोबारी को 50 करोड़ रुपए का लोन दिलाने वाले थे और तीनों आरोपी पुलिस वाले मिलकर कारोबारी से कमीशन का पैसा लूटने की योजना बना रहे थे। 4 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर होंगे। पीएम मोदी मुंबई के इंदु मिल में अंबेडकर मेमोरियल का शिलान्यास करेंगे।
हालांकि कांग्रेस ने इस मुद्दे पर ऐतराज जताया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री का अंबेडकर मेमोरियल के शिलान्यास के लिए महाराष्ट्र आना बिहार चुनाव के मद्देनजर उठाया जा रहा एक सियासी कदम है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपराधियों पर लगाम कसने के लिए पटना में सीसीए यानी क्राइम कंट्रोल एक्ट लागू कर दिया गया है। सीसीए के तहत पुलिस ने कई बाहुबली नेताओं समेत 500 अपराधियों को नामजद किया है। इसमें एलजीपी नेता सूरजभान सिंह, उनके रिश्तेदार ललन सिंह, सुरेंद्र राय, टुनटुन साहब, अजय यादव, मुकेश सिंह और भूषण कुमार शामिल हैं। इन अपराधियों में से किसी ने अगर पटना में प्रवेश भी किया तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक रक्षा मंत्रालय वन रैंक वन पेंशन पर आधिकारिक नोटिफिकेशन अक्टूबर के मध्य तक जारी कर देगा। उससे पहले रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर पूर्व सैनिकों से एक बार और मुलाकात करेंगे। बढ़ी हुई पेंशन पूर्व फौजियों को जनवरी 2016 से मिलनी शुरू हो सकती है। राजस्थान के जैसलमेर से सटे पाक बॉर्डर पर किशनगढ़ बल्ज क्षेत्र से 3 पाकिस्तानी बच्चे सीमा पार कर दाखिल होने में कामयाब हो गए। बच्चों के आने की खबर तब लगी जब बच्चे बॉर्डर से 15 किलोमीटर भीतर तक दाखिल हो चुके थे। बच्चों की उम्र करीब 12 साल है। 3 बच्चों में से 2 बच्चे भील जाति के हिंदू हैं। अब इन बच्चों से पूछताछ कर पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं इन बच्चों का बॉर्डर पार करना सीमा पार बैठे दुश्मन की कोई साजिश तो नहीं है। वाराणसी में गंगा के घाट पर जमे कुछ प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए हुए इस लाठीचार्ज में कुछ साधुओं समेत कई लोगों के घायल होने की खबर है। दरअसल ये लोग गंगा में गणपति की मूर्ति विसर्जित करने की जिद पर अड़े थे, जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद वाराणसी प्रशासन ने गंगा में मूर्तियों के विसर्जन पर रोक लगाई है। प्रदर्शनकारियों की अगुवाई काशी मराठा गणेश सेवा समिति कर रही थी। यूपी के मुरादाबाद में एसपी विधायक हाजी रिजवान और उनके बेटे पर एक वकील ने जमीन पर जबरन कब्जा करने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। पीड़ित वकील दुष्यंत ने पुलिस को इस बाबत शिकायत भी दी है, लेकिन वकील का आरोप है कि पुलिस ने शिकायत से विधायक का नाम हटाने के बाद ही मामला दर्ज किया है। पीड़ित ने अब सुरक्षा के लिए पुलिस और प्रशासन का दरवाजा खटखटाया है। वहीं आरोपी हाजी रिजवान ने तमाम आरोपों से इनकार किया है। 1965 के भारत पाक युद्ध में देश की जीत के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन में हुए कार्यक्रम में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 1965 के युद्ध में हिस्सा लेने वाले पूर्व सैनिकों को जलपान पर बुलाया और सम्मानित किया। जिन पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया उनमें 96 साल के एयर मार्शल अर्जन सिंह भी शामिल थे। राष्ट्रपति ने पूर्व सैनिकों से मुलाकात भी की और उनके साथ जलपान भी किया। मथुरा के थाना गोविंद नगर इलाके के गेस्ट हाउस में युवती के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल श्री कृष्ण जन्म स्थान अंतर्राष्ट्रीय अतिथि गृह में एक परिवार ठहरा था जो मथुरा घूमने आया था। उसी वक्त बराबर के कमरे में ठहरने आए 2 युवकों ने मौका पाकर कमरे में दाखिल होकर महिला के साथ अश्लील हरकतें करने की कोशिश की थी। बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस और दूसरी एजेंसियों ने नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन को तेज कर दिया है। सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन की 25 कंपनियां गया के आमस डुमरिया, इमामगंज, सेवरा, मैगरा समेत कई इलाकों में इस तरह के सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही हैं। साउथ ईस्ट दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में कार पार्किंग को लेकर खूब झगड़ा हुआ। 2 कार वालों में बात बहस से शुरू होकर मारपीट तक पहुंच गई। दोनों पक्षों के लोग भी इसमें शामिल हो गए। मारपीट में कुछ लोगों को चोट आई है। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन के पास बनी मार्केट में चोरों ने लगभग 5 शोरूमों और दुकानों को एक साथ निशाना बनाया। चोर मार्केट में दाखिल होकर इन दुकानों से लैपटॉप, मोबाइल, कई महंगे सामान और कैश लेकर चंपत हो गए। मार्केट में लगे सीसीटीवी को तोड़कर शातिर चोर सीसीटीवी का वीटीआर भी साथ ही ले गए। पुलिस मामला दर्ज कर चोरों की तलाश में जुट गई है। झारखंड में गढ़वा जिले में एक महिला ने अपने दुधमुहे बच्चे के साथ कुएं में कूदकर जान दे दी। महिला और बच्चे दोनों की ही घटना में मौत हो गई। पुलिस को घटना की जानकारी तब लगी जब कुएं में बच्चे के शव को तैरते हुए देखा गया।
कुएं से दोनों शवों को निकालकर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। यूपी पुलिस के सिपाही अरुण यादव की हत्या कैसे हुई, कोई नहीं जानता। सिपाही अरुण की हत्या की पहेली को उसके पिता के आरोपों ने और भी उलझा दिया है। अरुण के पिता का कहना है कि औरैया में सीएम अखिलेश के कार्यक्रम से लौटते वक्त रास्ते में अरुण की सीओ जगदीश सिंह से कहासुनी हुई थी, जिसके बाद सीओ ने गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि वो हत्या की निष्पक्ष जांच कराएंगे। छत्तीसगढ़ के बोकारो में एक 6 साल की बच्ची के साथ रेप की कोशिश का मामला सामने आया है। आरोप संतोष बाउरी नाम के टीचर पर है। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी टीचर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी अब तक फरार है। बीसीसीआई अध्यक्ष जगमोहन डालमिया के निधन के बाद खाली हुए अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारों की रेस शुरू हो गई है। कई खेमों के बीच अध्यक्ष पद को लेकर घमासान शुरू हो गया है। सूत्रों के मुताबिक श्रीनिवासन कैंप की ओर से अमिताभ चौधरी को मैदान में उतारने की तैयारी है। ईस्ट जोन अमिताभ चौधरी को उम्मीदवार बना सकता है। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने कहा है कि फिलहाल वो इंटरनेशनल क्रिकेट में लौटने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। मोहम्मद आमिर पर इंटरनेशनल मैच खेलने से लगा बैन हाल ही में खत्म हुआ है। साल 2010 में पाकिस्तान के इंग्लैंड दौरे के दौरान मोहम्मद आमिर पर स्पॉट फिक्सिंग के आरोपों के चलते उन पर 5 साल का बैन लगाया गया था। टीम एमआरएफ के ड्राइवर पोंटस टाइडमैन और को ड्राइवर एमिल ने एशिया पैसिफिक रैली चैंपियनशिप का 5वां राउंड जीत लिया है। जापान में हुई रेस में पोडियम फिनिश के बाद इस जोड़ी का इस सीजन में चैंपियन बनना पक्का हो गया है, क्योंकि 5 में से 4 राउंड इस जोड़ी के नाम रहे हैं। 5वें राउंड में टीम एमआरएफ ने जापानी जोड़ी को 12 मिनट के फासले से पीछे छोड़ा। भारतीय टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल खन्ना इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ेंगे। 25 सितंबर को चिली में होने वाले एजीएम में अनिल खन्ना समेत कुल 4 लोग अध्यक्ष पद की रेस में होंगे। फ्रांसिस्को रिकी बिट्टी का कार्यकाल खत्म होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन के अध्यक्ष का पद खाली हुआ है।